3 बज गया है। आज संडे है और संडे जैसा आज मॉर्निंग से कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी काम था। संडे वाला जो फील था हमने कर ले लिया सैटरडे को। ज़्यादा कुछ काम धाम नहीं किया, लेकिन आज काफ़ी काम था। आज सुबह से काफ़ी बारिश हो रही है। सुबह पहले धूप थी, धूप को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सारे कपड़े धो डाले और कपड़े वपड़े धुल गए। उसके बाद से खूब बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई है और उसके बाद पूरा मौसम बना हुआ है अभी बारिश का। धूप का नामो निशान चला गया, एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है इस टाइम। सारे कपड़े, काफ़ी सारे कपड़े धोए थे मैंने, सब अब मुझे ऐसे इधर उधर कमरे में ही सुखाने पड़ेंगे। बाहर बिल्कुल नहीं डाल सकते क्योंकि कभी भी बारिश हो जाएगी। सारा काम धाम हो गया और थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ आज सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी तो वो भी धोनी थी। उसको धोने में फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कि आपके बाल काफ़ी घने लगते हैं और थिकनेस बहुत अच्छी है। आपको मेरे बाल बेसिकली पसंद आते हैं और आप लोग हमेशा मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, क्या ऑयल कर रहे हैं। तो ऑयलिंग को लेके तो ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि मैं कई तरह के ऑयल जो है यूज़ करती हूँ। ऑनियन ऑयल भी मैं यूज़ करती हूँ, साथ ही के साथ जो कैस्टर ऑयल, नारियल का तेल हो गया, ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ करती हूँ और सेपरेटली भी यूज़ करती हूँ। तो जब जैसा मूड हो गया, जब जैसा मन हो गया, उस तरीके से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं पिछले लगभग 1 महीने से ममाअर्थ का ऑनियन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बट अभी रिसेंटली उसकी पूरी रेंज आई है मेरे पास में। तो उसमें ऑनियन ऑयल भी है, शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है। तो चलिए मैं पहले आपको उसके बारे में कुछ बता देती हूँ, प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। तो ये है ममाअर्थ की कंप्लीट ऑनियन रेंज, जिसके अंदर आपको ममाअर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल, ऑनियन कंडीशनर एंड ऑनियन शैम्पू मिल जाता है। ऑनियन बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए। अगर आप रेगुलरली ऑनियन ऑयल या उससे बने प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो ये हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, हेयर फॉल होने से रोकता है। साथ ही ये रिच इन सल्फ़र होता है, जिसकी वजह से ये बालों की ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स और थिनिंग ऑफ हेयर को भी कंट्रोल करता है, उसको भी रोकता है। और ये जो पर्टिकुलर ऑनियन ऑयल है ये तो मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। ये जो पैक है ये मेरा आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है लगभग। तो मैं आप लोगों को बोलती भी आई थी कि मैं ऑनियन हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो यही वाला था जो मैं यूज़ कर रही थी इतने दिनों से। अगर आप सिर्फ ऑनियन हेयर ऑयल भी यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन हमेशा आप किसी भी ऑयल के पैकेट पे या किसी भी शैम्पू के पैकेट पे देखते होंगे कि जो इसका बेस्ट रिज़ल्ट होता है ना, वो एक रेंज को साथ में यूज़ करने से आता है। तो अगर आप ऑनियन हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में वही शैम्पू और वही कंडीशनर अगर आप यूज़ करेंगे तो 100% जो रिज़ल्ट उसका होगा, 100% जो इफ़ेक्टिवनेस होगा वो उसी से समझ में आएगा। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेटनिंग वगैरह करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो हमारे हेयर केयर के लिए वो एक प्रॉपर रेंज सजेस्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसकी पूरी रेंज लीजिए, इसको यूज़ करके देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर समझ में आएगा। तो ये ऑयल मिनरल ऑयल एंड पैराबेन फ्री, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स है। साथ ही इसके इंग्रेडिएंट पीछे मेंशन है सारे के सारे, लाइक सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, ब्रिंजल ऑयल एक्सट्रैक्ट, आंवला ऑयल एक्सट्रैक्ट और इसके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। कैस्टर ऑयल भी है इसके अंदर, सेसमे ऑयल भी है। तो ये सारे मेंशन है। साथ ही यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज़ भी दिया हुआ है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो है इसका ये एप्लीकेटर, जिसे कि कॉम नेक कहा जाता है। कॉम टाइप का ये जो पैटर्न है ये इवनली आपकी जो रूट्स हैं उनके अंदर ऑयल को पहुंचाता है। क्योंकि ऑयल कितना भी अच्छा हो, पर अगर वो आपकी बालों की रूट्स तक अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो वो फिर काम अच्छे से कैसे कर पाएगा। जब भी हम हाथ से या फिर कॉटन की मदद से बालों में ऑयल को अप्लाई करते हैं तो हमेशा रूट्स तक अच्छे से ऑयल नहीं पहुँच पाता, वो बालों में ही अटक के रह जाता है। ये बात मैंने पर्सनली फील किया है। लेकिन इस एप्लीकेटर के थ्रू अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो एकदम आपकी रूट्स में ऑयल पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये कॉम्ब एप्लीकेटर इस ऑयल को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। ऑयल को अच्छी तरीके से लगाने के बाद आप इसको 15-20 मिनट से लेकर के 1 से 2 घंटे तक भी रख लीजिए और उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए विद ऑनियन शैम्पू। तो ये है ममाअर्थ का ऑनियन शैम्पू विद ऑनियन एंड प्लांट केराटिन, और ये भी पैराबेन एंड SLS फ्री, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और सारी हेयर टाइप्स के लिए है। तो जब भी आप कोई शैम्पू सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि वो सल्फेट फ्री हो। तो ये शैम्पू सल्फेट फ्री है, जो कि जेंटली क्लींस करता है और नरिश करता है आपके हेयर को और हेयर फॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है।
और जब भी हम बालों को शैम्पू करते हैं तो उनकी कंडीशनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ममाअर्थ प्रोवाइड कर रहा है ये ऑनियन कंडीशनर, जो कि है विद ऑनियन एंड कोकोनट। ये भी पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स है। तो सिलिकॉन फ्री कंडीशनर जो होते हैं वो आपके हेयर को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ करते हैं। तो अगर आप बालों की कंडीशनिंग नहीं करते हैं शैम्पू के बाद में, और जब भी आप करते हैं तो दोनों में आप बालों को छू करके डिफरेंस पता लगा सकते हैं। कंडीशनिंग करने से बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको सुलझाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है और एकदम आपके सिल्की हेयर लगते हैं आफ्टर वॉश। तो जब भी मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ तो उसके बाद बार बार मुझे अपने बाल छूने का मन करता है, क्योंकि बाल बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की एंड उनको डिटेंगल करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारे प्रोडक्ट एक बार आप रेगुलरली ट्राई कीजिए, आपको विजिबल डिफरेंस समझ में ज़रूर आएगा। ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं और केमिकल फ्री होते हैं। ये ब्रांड पीटा सर्टिफाइड है एज अ क्रुएलिटी फ्री ब्रांड। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और साथ ही मिल जाएगा आपको 20% का डिस्काउंट कोड। और ये डिस्काउंट ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेबल होगा, तो आप अगर वहाँ से लेंगे तो 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोडक्ट अमेज़ॉन, नायका, ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और पर्पल पे भी अवेलेबल है। ममाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जो कि जितनी प्लास्टिक यूज़ करता है उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एक इंडियन ब्रांड है। हम सभी लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं ना, वोकल फॉर लोकल। देखो यहाँ पे, वेट सिद्धार्थ, देखो यहाँ पे गूगल, यूट्यूब सबको पता चल गया। क्या पता चल गया अभी बताती हूँ। सिद्धार्थ एक गधा है। ये मम्मा ने इंग्लिश में बोल के हिंदी मीनिंग बोला था, तो ये निकला ये चीटिंग है। नहीं, सिद्धार्थ एक गधा है। मैं गूगल को डिलीट मार दूंगा। अब गूगल को भी पता चल गया कि सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा गधा नहीं गधा है। गधा है। देखो अब सबको पता चल गया, गूगल पे भी ये बात आ गई कि सिद्धार्थ एक गधा है। यार गूगल बेकार सा ऐप है, उसे डिलीट मारना पड़ेगा। कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें सुन के? पता नहीं कैसे क्या हो गया। कैसे क्या हो गया? कैसे क्या हो गया? चलो उठो, पढ़ाई करो। सच कभी छुपता नहीं। इन हिंदी यू वुड से मामा लाल तमतमाए की तरह गुस्से में है। देखा इसने कुछ और ही, सिद्धार्थ ने डाला मम्मा इज एंग्री लाइक अ रेड टमाटर, तो इसमें आ रहा है मामा लाल तमताए की तरह मामा लाल तमतमाए की तरह गुस्से में है। लाल तमतमाए की तरह गुस्से में। मामा लाल तमतमाए की तरह गुस्से में है। मामा इज एंग्री लाइक अ रेड टमाटर। रेड टमाटर, भाग भाग बेटा भाग। मम्मा इज एंग्री लाइक अ रेड मदर, रेड टमाटर। तो ये थी हमारी कुछ मस्ती, और ये मस्ती वस्ती करने के बाद अभी टाइम हो गया था डिनर का। तो मैं डिनर बनाने आई हूँ और बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आज मैं शेयर करने वाली हूँ, सिंपल, हेल्दी और अच्छी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के आलू और 2 केले, कच्चे केले, उनको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और इधर मैं चुकंदर ये रखा हुआ था, एक्चुअली ये थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा हो गया है, इसको हो गए 3-4 दिन लिए हुए हो गए हैं।
तो ये इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है अगर ये ज़्यादा दिन रखा रहे। तो आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ और आज इसको किसी ना किसी तरीके से यूज़ करना है। एज अ सैलेड हम लोग चुकंदर वगैरह थोड़ा उतना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके मैं या तो पराठे बनाती हूँ या चिले वगैरह बनाती हूँ। इसी तरीके से करके मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। पर चुकंदर बहुत अच्छा होता है, इसको यूज़ करना चाहिए और बच्चों की भी डाइट में इसको इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। तो इसको मैं छील करके और फिर कद्दूकस करने वाली हूँ। यहाँ पे जो आलू और केला हमने चढ़ाया था ये भी बॉईल हो चुका है। इसको बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट हो जाते हैं केले। पकने में बहुत जल्दी पकने वाली सब्ज़ी है ये, और छोटे छोटे आलू थे तो वो भी जल्दी उबल चुके हैं। अब इनको मैं छील करके और इनको अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चा केला और आलू का कोफ्ता, जो कि थोड़े अलग तरीके से बन रहा है, थोड़ी सी अलग डिफरेंट ग्रेवी के साथ, और ये बहुत टेस्टी बनता है और मस्ट ट्राई रेसिपी है मेरी तरफ से, मैं कहूँगी। इसको आप इस वीकेंड पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसकी तैयारी क्या क्या है, क्या क्या प्रिपरेशन है, मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे केले देखिए अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। इनको ओवर बॉईल नहीं करना है, ज़्यादा अगर आप सीटी लगा देंगे तो फिर इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा सीटी लगाते समय ध्यान रखना है, बहुत जल्दी ये पक जाते हैं। तो फटाफट इनको उतार लीजिए। उसके बाद दोनों चीज़ों को मैंने मैश करके, और ये कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले से करके रखी थी। इसमें मैंने बहुत ही बारीक बारीक ग्रीन चिली करी है, वो डाला है, और एकदम बारीक बारीक 2 छोटे साइज़ के कटे हुए प्याज, मीडियम है तो 1 लगेगा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और सिर्फ ग्रेवी ही नहीं, हमें ये कोफ्ते भी बहुत फ्लेवरफुल बनाने हैं, तो इसके लिए हम इसमें कुछ बहुत चीज़ें ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इसमें डाला है धनिया का पत्ता, मसालों में इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच फ्रेशली कुटा हुआ ब्लैक पेपर, सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद इसमें सूखा हुआ जो एकदम सूख जाता है करी पत्ता, उसको मैं थोड़ा सा पाउडर करके, मतलब हाथ से मसल करके उसको ऐड कर दूंगी। तो ये करी पत्ता से इसका टेस्ट कोई साउथ इंडियन नहीं हो जाएगा, बस ये बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर ऐड करेगा। तो 7 से 8 मैंने यहाँ पे करी पत्ता के पत्ते लिए हैं और उनको मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही थोड़ा सा कसूरी मेथी, आधा चम्मच के आसपास मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड किया है। ये अमचूर का पाउडर है, तो आधा छोटी चम्मच मैं यहाँ पे अमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अमचूर का पाउडर नहीं है ना तो आप चाट मसाला ऐड कर लीजिए, उससे भी एक अच्छा खट्टा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद इसमें 4 चम्मच, और ये टेबल स्पून नहीं है जो नॉर्मल घर में स्पून होते हैं ना, वो वाला स्पून है। टेबल स्पून से अगर मैं बोलूँगी तो 2 से 2.5 टेबल स्पून हम इसमें बेसन का ऐड करेंगे। और बेसन कोफ्तों में कभी भी ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर वो ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ बेसन के ही कोफ्ते बनाए हैं। हमेशा जिस चीज़ के आप कोफ्ते बना रहे हैं उसका डोमिनेटिंग टेस्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ढेर सारा बेसन डाल दीजिए। तो जितना ज़रूरत है, जितने में बाइंडिंग बस हो जाए, अच्छे से कोफ्ता बोल्स बन जाएँ, बस हमें उतना ही यहाँ पे बेसन ऐड करना है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ये सारे मिश्रण को मैंने अच्छे से गूँथ लिया है ताकि सारे फ्लेवर, मसाले, नमक वगैरह सब अच्छे से मिल जाएं। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तोड़ लीजिए, और जिस तरीके से कोफ्ते बनाए जाते हैं, गोल गोल छोटी छोटी बॉल्स बना के हम तैयार करते हैं, वैसे ही हम बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है जिसके अंदर मैंने डाला है सरसों का तेल। इसको अच्छी तरीके से मैंने कर लिया गरम, और उसके बाद फिर धीमा कर दिया है। अब ये एक एक करके हम सारे कोफ्ते जो हैं इसके अंदर डाल देंगे। और ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपको देख के लग रहा होगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तेल का, तो ऐसा नहीं है, एकदम सिम फ्लेम पे है। तो जब मैं सारे इसमें ये कोफ्ते डाल दूँगी तो टेम्परेचर अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ में अगर आप डालेंगे तो कोफ्ते ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कोफ्ते, कटलेट वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो सबसे मेन जो होता है वो तेल का टेम्परेचर होता है। आपको बहुत धीमे ऑयल में भी नहीं डालना होता है, नहीं तो आपके कोफ्ते या फिर कटलेट बिखर जाते हैं।
तेल जिस समय आप डालें गर्म होना चाहिए, और कुक करने के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान हमेशा मीडियम लो होना चाहिए। और लास्ट में एक उसको कलर और क्रिस्पीनेस देने के लिए थोड़ा सा आप तेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके एक राइट टेम्परेचर में आपको कोफ्ते कुक करने होते हैं। कोफ्ते, कटलेट, जो भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जो बॉल्स में होती हैं, तो इस टाइप से आप उनको कुक कीजिए। तो यहाँ पे सारे जो कोफ्ते हैं उनको मैं तल करके निकाल लूँगी और फिर हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कोफ्ते मैंने निकाल लिए हैं सारे। तेल मैंने कढ़ाई से हटा लिया है, थोड़ा सा तेल रखा है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे प्याज जो है उनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये प्याज, एक बड़ा साइज़ का प्याज आप ले लीजिए या मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लीजिए, और उनको इस तरीके से आपको स्लाइस करना है और फिर हम उनको भूनने वाले हैं, उनको ब्राउन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो कुछ हद तक ब्राउन हो चुके हैं, पर अभी हमें इसे और कलर देना है। इसके अंदर इस स्टेज पे हमने 8 से 10 ऐड कर दिए हैं काजू, और इतना आप इसको ब्राउन कर लीजिए। अगर आप चाहें, आपको और अच्छे से इस रेसिपी को बनाना है, तो ये जो अनियन है इनको आप डीप फ्राई करके निकाल लीजिए। तो जब आप इनको पीसेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा, बट मैंने ऐसे ही कर लिया है। तो ये अनियन अब हो चुके हैं, इनको मैं निकाल करके रख लूँगी। जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो उस टाइम मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल करके पीस करके एक पेस्ट बना लूँगी। तो बेसिकली काजू और प्याज का आपको पेस्ट बना के तैयार करना है यहाँ पे। और ये कढ़ाई में जो हल्का सा तेल बच गया था ना प्याज उतारने के बाद, तो इसके अंदर मैंने ये कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, और यहाँ पे 2 छोटी छोटी गाजर भी मेरे पास रखी हुई थी, तो उनका भी इस्तेमाल मैंने कर लिया है। चाहें तो इसको खाली चुकंदर से भी कर सकते हैं। इन दोनों को डाल दिया है और हल्का सा मैं इसको भून लूँगी। तेज़ आंच पे इनको भूनना है ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। बेसिकली इसका पानी और मॉइस्चर ही हमको उड़ाना है, क्योंकि हम इसको रोटी के अंदर या पराठा आप बोल लीजिए उसके अंदर फिल करके बनाने वाले हैं। तो पहले भी मैंने इस टाइप की एक रेसिपी दिखाई है, लेकिन उसमें कई चीज़ें मैंने डाली थी, कई सारे मसाले यूज़ किए थे फ्लेवर के लिए, वो मैंने पराठे बनाए थे। आज मैं इसको कोफ्तों के साथ बना रही हूँ, तो कोफ्ते अपने आप में बहुत फ्लेवरफुल और मसालेदार होने वाले हैं। तो मैं इसमें कोई भी मसाला वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे सब्ज़ी के साथ खाएंगे ना, तो फ्लेवर तो कोफ्तों का आएगा, तो इसके फ्लेवर की उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये बस मैं एक हेल्दी चीज़ को ऐड करने के लिए भी कर रही हूँ, और अपनी जो बची हुई फ्रिज में चीज़ें हैं उनको यूज़ करने के लिए भी कर रही हूँ। तो इसीलिए इस जो मिश्रण है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने नमक डाला है। इसके अलावा कोई चाट मसाला, किसी भी तरीके का गरम मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो बस चुकंदर और गाजर को हम तेज़ आंच पे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल करके। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी मसालेदार सब्ज़ी के साथ बना रहे हैं तो इस चीज़ को बनाइए। बच्चे बहुत चाव से खाएंगे, हेल्दी चीज़ खाएंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। तो बस ये मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। यहाँ पे ये जो मिश्रण है मेरा प्याज का और काजू का, ये ठंडा हो गया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और बहुत ही स्मूथ सा एकदम हम इसका पेस्ट बना के तैयार करेंगे। साथ ही हम एक टमाटर का भी पेस्ट बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अदरक लिया है, लहसुन लिया है और टमाटर लिए हैं। ये भी सब्ज़ी में हम यूज़ करने वाले हैं कोफ्तों में। तो 2 यहाँ पे टमाटर हैं, अदरक और लहसुन, इसका हम पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो सारी चीज़ें एकदम तैयार हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं। तो फटाफट अब हम सब्ज़ी को असेंबल कर देते हैं, मतलब ग्रेवी बना देते हैं। तो यहाँ पे सरसों का तेल, वही जो कोफ्ता हमने फ्राई करके निकाला था उसका जो बचा हुआ था वो ऐड किया है। इसमें मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच खड़ा धनिया या साबुत धनिया। ये डालना बहुत ज़रूरी है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है जब आप इसे तड़के में डालते हैं, किसी मसालेदार या ढाबा स्टाइल सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, तो इसको ज़रूर डालिएगा। इसके साथ मैंने इसमें शाही ज़ीरा ऐड किया है आधा छोटी चम्मच। और किसी ने मुझे, आप में से, व्यूअर में से ही बताया था कि किसी भी तरीके का पेस्ट डालने से पहले अगर आप तेल में हल्दी या फिर लाल मिर्च ऐड कर देते हैं तो फिर छींटे नहीं उड़ते हैं। तो तब से मैं अपनी ये हैबिट बना रही हूँ धीरे धीरे कि मैं पहले तेल में हल्दी और मिर्च डाल दिया करूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च और हल्दी सीधा तेल में डाल दी, एकदम धीमी आंच करके, ताकि वो जले ना। और उसके ऊपर फिर मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, टमाटर, अदरक और लहसुन, उसका पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मैं ढक ढक के पका लूँगी। ऑब्वियसली थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे सो दैट ये जल्दी से पक जाए और ऑयल को रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है। उसके बाद मैं इसको ढक ढक के पकाने वाली हूँ जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता।
तो यहाँ पे देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, हमारा जो टमाटर का पेस्ट है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने प्याज और काजू उसको पीस करके रखा था। तो यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ सा हमने इसका पेस्ट बनाया है, वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे, पकाएंगे जब तक कि ऑयल थोड़ा सा सेपरेट नहीं होने लगता। वैसे प्याज और काजू बहुत अच्छी तरीके से भुना और पका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत में आपको दिखने लगेगा कि ये पक चुका है। लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और अब हमें इसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। जितना आपको पानी इसमें लगेगा, जितना आपको पतला गाढ़ा रखना है, उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने आधा छोटी चम्मच शुगर डाला है, थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। शुगर नहीं डालना है तो थोड़ा सा 1 चम्मच आप केचप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली है, बस 2-3 चुटकी हाथ से उठा के डाल दिया। और पानी डाल दीजिए और बस ये जो ग्रेवी है इसको अच्छे से बॉईल लगा लेना है। और जब बॉईल अच्छे से आ जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। तो ढक देते हैं इसको और इसमें बॉईल आने का वेट करते हैं। मैं ये ग्रेवी थोड़ा सा थिक साइड रख रही हूँ, और वो इसलिए क्योंकि हमें इसे पराठे के साथ खाना है, रोटी या पराठा। अगर आप उसके साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा थिक रहता है तो खाने में अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप राइस वगैरह के साथ बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप और पतला कर दीजिए ग्रेवी को, उससे राइस के साथ खाने में आसानी रहती है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऊपर से भी धनिया का पत्ता डाला है। अभी मैंने गैस ऑफ नहीं किया है, इसको हल्का सा मैं आधा से 1 मिनट मैं बस पकने दूंगी और बस इसको ढक करके हम रख देंगे। इसको तुरंत अभी नहीं खाना है, इसको कम से कम बनाने के बाद इस तरीके से ग्रेवी में आप छोड़ दीजिए आधा घंटा। जब आप आधा घंटा छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छे से जो कोफ्ते हैं वो ग्रेवी का फ्लेवर जो है अपने अंदर सोख लेते हैं और दोनों चीज़ें अच्छे से आपस में हिल मिल जाती हैं। और कोई भी सब्ज़ी, कोई भी आप चीज़ बनाते हैं वो बनाने के 1-2 घंटे बाद ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छे से मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ में। तो मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है। यहाँ पे ये जो मैंने स्टफिंग तैयार किया था गाजर और चुकंदर का, ये भी एकदम ठंडा हो गया है। तो अब मैं एकदम पतले पतले यहाँ पे पराठे बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो रोटी भी बना सकते हैं। इसको फिल कर दीजिए और रोटी की तरह बस दोनों तरफ से सेक करके पका लीजिए। आप चाहें तो पराठे भी बना लीजिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत हल्की सी स्टफिंग डाल रही हूँ। जैसे हम पराठे बनाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा भर भर के स्टफिंग डालते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं थोड़ी सी स्टफिंग, 1 चम्मच स्टफिंग ऐड कर रही हूँ और एकदम रोटी के जैसे पतले पतले मैं यहाँ पे पराठे बनाऊँगी। तो इनसे स्वाद में तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे स्टफिंग हम लोग कम डालते हैं तो उससे स्वाद में फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब हम लोग खाली पराठे बनाते हैं तो हम उसको दही के साथ या फिर अचार के साथ खाते हैं। तो इसको हम पराठे की फॉर्म में नहीं, एज अ रोटी ही समझ लीजिए खा रहे हैं, बस स्टफ्ड रोटी समझ लीजिए। उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो देखिए बिल्कुल पतला पतला हमने बेलना है इसे, और फिर इसको पराठे की तरह या रोटी की तरह जैसे आपका मन करे सेक लीजिए। तो यहाँ पे मैं खाना लगाने जा रही हूँ, गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ और ये कोफ्ते भी अच्छे ठंडे हो गए हैं, मतलब एकदम ठंडे नहीं हुए हैं, गुनगुने से हैं। तो अब मैं खाना सर्व कर दूँगी। और इसके साथ मैंने ये जो चटनी बनाई है ये एक्चुअली खट्टी मीठी आम की चटनी है। ये थोड़े से जो पके पके से आम होते हैं ना, उनसे मैंने बनाई है। और किसी दिन मैं किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी कि किस टाइप के आम लेने हैं आपको इसके लिए, बिकॉज़ ये चटनी इतनी अच्छी बनती है ना। जिन लोगों को खट्टे मीठे फ्लेवर पसंद आते हैं वो तो इस चटनी के फ़ैन हो जाने वाले हैं। आज मैं भूल गई एक्चुअली इसको शूट करना, तो मैं किसी और दिन शेयर कर दूँगी। तो ये है हमारी यमी सी थाली, और ये एक्चुअली सिद्ध की थाली है। उसको ये पकौड़े की फॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे कोफ्ते, तो उसने बोला मेरे लिए ग्रेवी में जो है बस 1 कोफ्ता आप डालना, बाकी 2 मैं सूखे खाऊँगा। तो इसीलिए उसकी थाली में मैंने सूखा कोफ्ता रख दिया है ताकि वो एज अ पकौड़ा उसको इंजॉय कर सके।
ये है आज की हमारी यमीलिशियस डिनर थाली, और बहुत टेस्टी भी थी ये सारी चीज़ें, और हेल्थ वाइज भी अच्छी हैं। घर पे आप बना रहे हैं अपने हाथों से तो सब कुछ अच्छा है, चाहे थोड़ा बहुत डीप फ्राई हो तो भी चलता है। तो ये है बहुत यमी सी थाली। इसके साथ आपको राइस कम लग रहे होंगे तो आप राइस भी बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी और मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।